ये एक लड़की की कहानी है जो 25 साल का है। अच्छे भले घर का है, खाते-पीते घर का है, जॉब करता है। पर एक ही प्रॉब्लम है, उसको गुस्सा बहुत आता है और जब उसको गुस्सा आता है ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो हाथ-पैर फेंकता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। संडे का एक दिन वो अपने घर में था और ऐसी किसी छोटी बात पे उसको गुस्सा आ गया। बात बढ़ गई, वो रोने लग गया, चीखने-चिल्लाने लग गया। इतना सुनते ही उसके पिताजी दौड़े-दौड़े आए। उन्होंने बोला, "यार, किस मनहूस घड़ी में तेरे को मैंने पैदा किया था।" ये सुना और वो लड़का और ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगा। बात छोटी-सी थी, पर कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था और इतने में उसका बड़ा भाई आया और आते ही उसने गाल पे एक चमाटा मारा। बोला, "शांत हो जा, मेरे एग्ज़ाम है, मैं तुझे यहीं फोड़ दूँगा मैं।" उसने हाथ छुड़ाया और ज़मीन पे लेट कर के और ज़्यादा चिल्लाने लग गया, चीखने लग गया, सामान को फेंकने लग गया। बात और बढ़ गई, बड़े भाव ने उसको हाथ पकड़ा और उसको पिन डाउन कर दिया, उसके ऊपर चढ़ गया। पिताजी ने भी उसके पैर पकड़े हुए थे। वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, तुम सब मुझे मार डालोगे।" भागी-भागी उसकी छोटी-सी बहन आई। उसने अपने बड़े भाई और अपने पिताजी को धक्का देके अलग किया। अपने भाई को उठाया और ज़ोर से गले लगा लिया। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर उसकी बहन छोड़ नहीं रही थी और धीरे से उसके कानों में एक बात बोली कि भैया शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगी। और वो लड़का फूट-फूट कर रोने लगा। छोटी बहन ने उसको नीचे ज़मीन पे बिठाया, उसके बालों पे हाथ फेरे, उसे पुचकारा, दुलारा। उसे ये एहसास दिलाया कि बहन उसके साथ है। वो रोते-रोते 2 मिनट में अपनी छोटी बहन की गोद में सो गया। इतनी छोटी-सी बात थी ना। कभी-कभी हम समझने की जगह समझाना शुरू कर देते हैं, सुनने की जगह सुनाना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं समझते कि सामने वाला अगर वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्या वो सफ़र कर रहा है? एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जिसका नाम है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। उसके कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं, बट हम उसको समझने की जगह ना इंसान पर लेबल लगाना शुरू कर देते हैं। अरे इसका तो ये स्वभाव है, अरे ये तो ऐसे ही पागल है, अरे इस तरह से गुस्सैल है, तो ऐसे इसका कुछ नहीं हो सकता, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, उसे डिमीन करते हैं, बेइज़्ज़ती करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे लोगों को प्यार की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, ना कि पागल बोलने की या डिमीन करने की। तो आइए, आज समझाते नहीं हैं, समझते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर होना पागलपन नहीं होता और सही वक़्त पे इंटरवेन करने से, इलाज करने से, हेल्प लेने से सबका भला हो सकता है। मेरी मम्मी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक है पिछले 30 साल से। माँ का प्यार नहीं मिला, आप हाँ, मारती हैं अब, जब मैं ब्लीड होने लग जाती थी। खून भी गिरे हैं। हाँ, और हमारी आज की कहानी इसी पर है। थोड़ी मार्मिक है, थोड़ी सेंसिटिव है। हो सकता है आपको रुलाएगी, पर आपको जगाएगी भी। मैंने अपनी आइडेंटिटी इसलिए अनोनिमस रखी है, ब्लर रखी, या मेरी शक्ल इसलिए नहीं दिखाई जा रही है, नॉट बिकॉज़ कि मुझे शर्म है इस बात की कि मेरी मम्मी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक है या उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। बस वो इसीलिए है कि कल को उनको ये फ़ील ना हो कि मैं उनकी बदनामी कर रही हूँ। ओके, तो उनके सेफ्टी के लिए, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई है। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट एज अ डिस्क्लेमर टू ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। सो मुझे समझना है कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है, सिम्पटम्स क्या होते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिज़ी है, डिसऑर्डर भी नहीं है वो। कैसी मानसिक बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, आप उससे उभर नहीं सकते। उसके सिम्पटम्स ये होते हैं कि जब हम शक ज़्यादा करने लग जाते हैं आपके साथ जो हैं, या आपको ऐसा लगता है कि चौबीसों घंटे आपके कानों में कोई आवाज़ आ रही है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, आपको हर किसी पे शक है, आप बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो हर चीज़ के बारे में, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपकी आवाज़, आप बहुत धीरे बात करने लग जाते हो ताकि कोई सुने नहीं। आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो जाते हो अपने हर रिलेशन में। ट्रांजैक्शनल खैर काफ़ी और भी चीज़ों में अप्लाइड है, बट अगर हम DSM-5 के हिसाब से, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजी का एक मेजर है जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी बीमारी की सिम्टम सबसे ज़्यादा है, तो उसमें डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, पैरानोया और मल्टीपल पर्सनालिटीज़ की तरह बात करना, अनसर्टन रहना, इनडिसाइसिव रहना,
बॉडी लैंग्वेज चेंज होना, बॉडी लैंग्वेज चेंज होने में ये होता है कि आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा रूथलेस और इमोशनलेस हो जाते हो। आप आपकी जो मोटर फंक्शन है बॉडी की, वो चेंज हो जाती है। आप हर चीज़ बहुत स्लो करते हो, आलस बहुत आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वेट गेन कर लेना, और साथ ही साथ आप अपने आप पे ध्यान देना बंद कर देते हो। यू डोंट वांट टू सोशलाइज। आप बाहर नहीं जाते, आप आपकी ग्रूमिंग नहीं देखते, आप आपके हाइजीन नहीं देखते। आप शायद रोज़ नहाने वालों में से होंगे, पर अचानक से नहा नहीं रहे हो। आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस में तो हो, पर हर चीज़ आप अपने आप को ऐसे सब समझ रहे हो कि आप एक सुप्रीम पावर हो, या आप में सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो ऐसे सारे जो हमारे सिम्टम्स हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं ये बताता है, इंडिकेट करता है कि आप में स्किज़ोफ्रेनिया शायद डेवलप हो रहा है, या आप स्किज़ोफ्रेनिक हो। तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है सिम्टम्स के। बिल्कुल। वायलेंट भी होते हैं? वायलेंस बहुत ही वायलेंस जो है वो कई तरीके के और कई एस्पेक्ट्स पे देखा जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में वायलेंस इज़ व्हेन यू आर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक। जब आप सेल्फ खुद को आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला हार्म कर रहा है, मुझे हार्म करने वाला है, तो उसके लिए आप डिफेंस में जब कुछ करने लग जाते हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये इंसान वायलेंट हो गया। हाथ उठाना, गुस्सा करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना। एक्टिव वायलेंस नहीं रहता? एक्टिव वायलेंस नहीं होता, पैसिव वायलेंस ज़्यादा हो जाता है। आपके आपकी कैसे, मतलब हाउ डू यू नो अबाउट दिस? मेरी मम्मी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक है पिछले 30 साल से, और रोज़ एक नई बैटल से, एक नई लड़ाई वो भी लड़ती हैं और हम भी लड़ते हैं इस बीमारी की वजह से। और इस वजह से जब मैं 5 साल की थी तब से ये हो रहा है, राइट। तो जब थोड़ी बड़ी हुई, जब मेंटल वेलबींग समझ में आई, जब मुझे मानसिक रोग क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें जब समझ में आई, तब जा कर के मैंने इस पे पढ़ना शुरू किया, और इसी वजह से आज पता है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे 5 years से आप देख रहे हैं मम्मी स्किज़ोफ्रेनिक रही है। में। एंड उस तो छोटी उम्र में आपको पता भी नहीं होगा क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं। होती है। तो उनके जो आउटबर्स्ट होते होंगे, हम्म। तो एक बच्चे के ऊपर क्या असर डाला इस चीज़ का? मतलब क्या आपका उस टाइम का जो बच्चे का जो मेंटल इम्पैक्ट हुआ है, जो ट्रॉमा हुआ है, वो कितना, कैन यू डिस्क्राइब दैट, कितना ज़्यादा रहा है, क्या रहा है? ट्रॉमा तो था ही। ये था कि कुछ भी हो जाएगा ना, मम्मी गुस्सा ही करने वाली है, मम्मी मारेंगी, मम्मी नहीं सुनेगी, मम्मी नहीं मानेगी। तो मेरी लाइफ में ना बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द बन गया था जब मैं मम्मी के बारे में बात करूं। तो इसकी वजह से मेरे अंदर जो ये चीज़ हो गई थी कि मुझे हर चीज़ प्रूव करनी पड़ती थी उनको, कि अगर मैं अच्छी हूँ तो मैं क्यों अच्छी हूँ, अगर मैं घर में लेट्स से एक पराठा अगर एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा था जब लोगों के बच्चे, मतलब मेरे साथ के जो स्कूल फ्रेंड्स थे, उन लोग जब आते थे तब वो बोलते थे, अरे यार मम्मी ने आज ये बना के दिया, वो बना के दिया। मेरी मम्मी बनाती तो थी, पर वो खाने लायक होता नहीं था, या वो ऐसा नहीं था कि बहुत खुशी से बनाया गया है। वो हमेशा प्रेशर में बनाती थी उस चीज़ को। तो कभी लगा ही नहीं कि उनको बोलूँ मैं कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ नहीं। माँ का प्यार नहीं मिला, आप क्या कह सकते हैं? हाँ, किसी भी फॉर्म में? अब मिल रहा है। उस टाइम पे मुझे एज अ चाइल्ड जो मैं आसपास में देखती थी, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मुझे मिला। ओके। उस वक्त तो आपको पता भी नहीं होगा कि इनको स्किज़ोफ्रेनिया है या किसी नहीं, कोई किसी मेंटल को भी नहीं डिसऑर्डर है। पता था। तो आप तो बहुत रोती होंगी, आपको बुरा लगता होगा कि मुझे बुरा लगता था। मैं अपने मेरी जो नानी है वो हमारे घर के सामने वाले घर में ही रहते थे, तो उनको बताती थी, तो वो भी क्रिटिसाइज़ ही करती थी मम्मी को कि बच्चे को मारती है। अच्छा, मारती हैं? अब कई 2 बार आपने यूज़ किया है, क्या मतलब, क्या ये बहुत फ्रिक्वेंट होता था? क्या ये हाँ, बहुत वायलेंट होता था? फ्रिक्वेंट एग्जाम्पल्स? होता था, काफ़ी वायलेंट, बहुत ज़्यादा 2 या 3 बार ही हुआ है। तो आई डोंट नो, ऑडियंस तो नहीं देख पाएगी, बट अगर आप मेरा चेहरा देख रहे हैं तो उसमें कुछ निशान है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर।
तो क्या ये उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता था? यस। ओके। और कोई अपर लिमिट नहीं होता था कि रुक जाना है या जब मैं ब्लीड होने लग जाती थी, खून भी गिरे हैं? हाँ, तब उनको रियलाइज़ होता था, या जब वो अपने गुस्से के आपे से बाहर आके फिर कंट्रोल में आ जाती थी, या जब वो रियलाइज़ करती थी कि मैंने अब चीख दिया है, मेरा पेन का अटमोस्ट लेवल पे मैं पहुंच गई हूँ, तब वो चुप हो जाती थी। या फिर एक टाइम ऐसा था कि इतनी मार पड़ रही थी कि जब पापा ऑफिस से आए तब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रही हैं। तब तक आपको मार पड़ ही हाँ, रहा है? मेरे घर के बाहर पूरे नेबर्स खड़े हो गए थे। मतलब मार पड़ने का ड्यूरेशन इतना लंबा था? ड्यूरेशन हो सकता है, मैं बहुत छोटी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि मुझे कितना, 5, 10, 15, 20 मुझे नहीं पता, पर मैं इतना याद करती हूँ कि मैं इतना चिल्ला रही थी उस टाइम पे कि मेरे आसपास के लोग आके खड़े हो गए थे और बार बार कह रहे थे कि मत मारो। और जब पापा आए तब माँ उसके बाद उनको रिग्रेट होता था? हाँ, काफ़ी रिग्रेट होता था। वो बोलती भी थी कि मैंने तेरा चेहरा खराब कर दिया, मैंने ये कर दिया। आपने इस चीज़ को लेके जब आप छोटे होंगे, तब जब आपको इस तरीके से बिहेव करती थी माँ आपके साथ, आपका दिल कई बार टूटा होगा। बट कभी आप उस लेवल पे गई हैं कि आपने अपनी माँ से नफरत की हो? हाँ, एक पॉइंट था मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे ऐसा था कि मुझे नहीं सुनना अब बस, मुझे नहीं जानना आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मैंने अपने आप को इस तरीके से बांध लिया था उस चीज़ से कि मैं अब सिर्फ जो एज अ डॉटर मेरी ड्यूटी है आपके लिए सरफेस लेवल पे, खाना बना करके दे देना, आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है वो कर देना, वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। मैं हेट से ज़्यादा मैंने उनसे एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दिया। खुद को इमोशनली अटैच कर लिया? डिटैच तो आज भी नहीं कर पाई, बट अपने आप को समझा लिया कि अब इनसे कुछ उम्मीद नहीं रखनी है, अगर है भी तो उसको दबा दो। और ये चलता रहा? हाँ, आपके ग्रोन अप फेज में भी, जब आप बड़े हुए तब भी वायलेंस कुछ कम हुआ जब आप बड़े हुए तो? वायलेंस काफ़ी कम हो गया था जब मैं बड़ी हुई, जब स्कूल कॉलेज जाने लगी तब। और खुद से भी एक आ गया था कि अब मुझे पता चल गया था कि कौन सी चीज़ की वजह से मम्मी को गुस्सा आ सकता है, कौन सी चीज़ मुझे किस तरीके से बोलनी है ताकि उनको बुरा ना लगे, और अगर बुरा लग गया तो मुझे क्या करना है। ये अपने आप में एक मैंने वो एक बोलते हैं ना, एक टेम्पलेट बना लिया था अपने लिए, मुझे ये चीज़ें करनी है, अगर ये हुआ तो ये हुआ तो ये। आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता था? सेविंग ग्रेस क्या था इस दौरान जब आपको मार पड़ रही थी, वायलेंस हो रहा था, बुरा लग रहा था, दिल टूट रहा था? कुछ तो आपने ढूंढा होगा ज़रूर जहाँ पे आपको हिम्मत मिली हो। जब मैं छोटी थी मुझे याद है, मुझे थंब सकिंग की आदत पड़ गई थी, अंगूठा चूसने की, और वो मैंने 8th स्टैंडर्ड तक कंटिन्यू किया। मेरा अंगूठा जलाया गया कई बार ताकि यह थंब सकिंग छोड़ दे। उस पे मेथी का दाना जलाया गया मतलब जला गया, मतलब किसने जलाया? सिगरेट के वो लगाए गए जलती हुई से। मम्मी ने ही किया उस चीज़ को, और वो भी किसी ने सजेस्ट किया था उनको कि अगर बच्चों की आपको अगर ये आदत छुड़ानी है तो आपको अंगूठा जला दीजिए। छूट गई आदत उसके बाद? नहीं, मैं 8th स्टैंडर्ड में छुप छुप के करने लगी, मुझे नींद नहीं आती थी। तो 8th स्टैंडर्ड में एक डॉक्टर ने मुझे मतलब एक मेडिसिन दी थी जो अंगूठे पे लगाने से वो चीज़ आप बंद कर देते हो, तो उस वजह से ये हुआ। तो ओके, अभी मुझे तो इसमें संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं थी, सेंसिटिव आपको लेकर के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बट क्या अगर अगेन कैन यू डिस्क्राइब कि ये जो उनके इनसेंसिटिविटी थी आपको लेकर के, बीइंग अ मदर ऑल्सो, हाउ इज इट रिलेटेड टू स्किज़ोफ्रेनिया? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किज़ोफ्रेनिया में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंट वेरिएंट होता है। वो ये होता है कि डिफरेंशियल फैक्टर ये होता है कि जो इंसान है ना उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेट्रेड
और एक बहुत ज़्यादा बायस्ड एक इंसान की तरफ होगा। और वो आप थे? और जो मेरे सिबलिंग हैं, हाउ व्हाई यू वर पिक्ड? मे बी बिकॉज आई वॉज फर्स्ट बॉर्न, तो वो एक कारण था। दूसरा मुझे ये फील होता है कि शायद मैं पापा से अपने बहुत क्लोज थी, और मैं ऐसा एक बच्चा थी कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो शेयर कर देती थी। मतलब मैं अपनी नानी को बता दूंगी तो नानी आकर के ऑब्वियसली वो इंटरवीन करती थी कि तू 4 साल 5 साल की छोटी बच्ची को ऐसा बोल रही है, ऐसा कर रही है, मत कर। तो व्हेन शी यूज्ड टू गेट क्रिटिसिज्म फ्रॉम देयर, वो यहाँ पे उस चीज़ को रिटेलिएट कर देती थी, और उनको ऐसे ही लगता था कि ये ऐसा सोच रही है कि मम्मी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा फैमिली से, उनको उनके बारे में बुरा बोल करके। इस तरीके की उनकी सोच हो गई थी मेरी प्रति। ओके, सो आपको टारगेट करती थी वो? हाँ। ओके। आपके पिताजी का क्या रोल होता था इसमें? क्या वो बचाते थे या नहीं इंटरवेन कर पाते थे? क्या था उनका? देखो, जहाँ तक वो इंटरवीन कर पाते थे वो करते थे। अब एक स्किज़ोफ्रेनिक पार्टनर के साथ रहना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो अपने लिए क्या करते थे, वो सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे, तो उनका घर रहना ज़्यादा नहीं हो पाता था। वो जितना रहते थे तब तक सब सही होता था, और फिर ओके, आई वांट टू आस्क दिस, आपके पिताजी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा हो गए थे, ज़्यादा रह रहे थे, क्या वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म था? हाँ। ओके, सो अगेन अगर वो घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं देन यू आर अलोन एट होम विथ योर मदर। फिर तो जब उनको पता था कि चीज़ें ऐसी होती हैं, हो सकती हैं, आप खतरे में हो एंड ही इज़ नॉट देयर, तो ये तो एक लूप हो गया, क्रिएट हो गया। और क्या आपको उसमें बुरा लगा कि आपके पिताजी नहीं रहते हैं जब आपको ज़रूरत मुझे होती है? अभी आप ये बोल रहे हो तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था, ना हुआ, मतलब अभी तक रियलाइज़ भी नहीं हुआ था ये चीज़। आई डोंट थिंक उनको भी आइडिया होगा उस टाइम पे, क्योंकि सबके कारण अलग अलग थे मम्मी को एक तरीके से देखने के। किसी को ये नहीं पता था कि ये मेंटल डिसऑर्डर है, सबको ऐसे लगता था कि ये ऐसी ही है, इरिटेबल है, हमेशा गुस्सा रहती, फ्रस्ट्रेटेड रहती है, आपको इसको रोज़ गुस्सा मार पड़ती थी? मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि किस लेवल ऑफ सफरिंग से आप गुजरे हैं। मतलब रोज़ नहीं मार पड़ती थी, पर डांट लगती थी, बट वो तो हर बच्चे को लगती, वो तो ठीक है। बट मार, हाँ, रोज़ नहीं होती थी, कभी नहीं, मतलब बट उस वो हिसाब डर से रहता था कि डर कभी भी रहता पढ़ था कि सकते थे। हाँ, अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती थी कि कभी भी हो सकता है। माँ को लेके कभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं रहे हैं किसी चीज़ को लेकर? नहीं। आपकी एक बहन भी है, हम्म। उनके साथ कैसा रिलेशन था? उसके साथ रिलेशनशिप, माँ और उनका? माँ और उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ओके। उसको बहुत मतलब वो कनेक्टेड ज़्यादा है मम्मी से रादर देन मी, विच इज़ अ गुड थिंग, विच आई एम वेरी हैप्पी फॉर, कि मम्मी के पास कोई है। ओके। पापा, आपके पिताजी और आपकी माँ का रिलेशन कैसा है? कैसा रहा है, लाइक बीइंग अ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट? सी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना इस बात पे चला गया समझने में कि ये है क्या और ये हो क्यों रहा है। और उनका जो रिलेशनशिप रहा है, आई वुडेंट से इट वाज ऑलवेज अ हेल्दी रिलेशनशिप। इट वाज नेवर झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कभी कभी एक दूसरे, मतलब वायलेंस भी एक लेवल तक था। तो बहुत, मतलब उनकी रिलेशनशिप को ये मैं कह सकती हूँ अगर संक्षिप्त में, कि मुझे रिलेशनशिप के बारे में पता चला कि क्या नहीं होना चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर, ये मुझे उनकी रिलेशनशिप से सीखा है मैंने। क्या नहीं होना चाहिए? कि एक तो पार्टनर के साथ वो डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इसको बोलूँ तो ये मेरे उनका रिएक्शन क्या होगा, राइट, ये डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ अ सेफ स्पेस, है ना। दूसरा, दोनों का एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, जो नहीं था, क्योंकि वो इरिटेट हो जाते थे, उनको लगता था यार मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, अब घर पे भी यही सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, ही वुड पुश ऑफ।
मम्मी ये थी कि उनको जो एक्सप्रेस करना था, अच्छा अब स्किज़ोफ्रेनिक्स के साथ प्रॉब्लम भी ये है कि क्योंकि उनकी मोटर सेंसेशन नहीं चलती, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से वो जो कहना चाहते वो कह भी नहीं पाते या उसको सही से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, नहीं चॉइस ऑफ वर्ड्स उनकी सही नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और ये चीज़ मम्मी पापा के बीच में बहुत होती थी, इलॉजिकल रीजनिंग बहुत होती है उनकी। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अब आईपीएल चल रहा है राइट, तो सपोज़ मम्मी को रोहित शर्मा नहीं पसंद, XYZ कारण है उसका। अब जिस दिन मुंबई इंडियंस जीत गई उस दिन हमारे घर में कलेश है। कलेश किस बात का है? जैसे एक मैच था पर्टिकुलरली जो एकादशी के दिन आया था, तो हमारे घर में फास्ट था तो पूजा वूजा की, तो मिठाई बनाई गई। तो मम्मी ये पूरी तरीके से भूल गई कि एकादशी है तो घर में मिठाई बनी भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। शी थॉट उनको इरिटेट करने के लिए रोहित शर्मा जीता है इसीलिए मैंने मिठाई बांटी है। So, आपने हाँ, एंड आई एम लाइक नहीं, ये व्रत मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद था। इसके लिए मैं काफ़ी इंटरनेशनल स्टेडियम्स भी घूमी हूँ, बट अब इंटरेस्ट चला गया बिकॉज ऐसे रीजनिंग की वजह से। तो आप सोचो एक बच्चे पे ये पड़ सकता है, जो इंसान डे 1 से उसके साथ रह रहा है वो इंसान तो डिटैच हो ही जाएगा ना कहीं। तो दैट्स व्हाट हैपेंड विद माय पेरेंट्स। पापा इमोशनली डिटैच होने लग गए चीज़ों को लेकर के, और वो खुद को विक्टिम मानने लगे, तो अब वो सुनना ही नहीं चाहते मम्मी की तरफ की बात। देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन ईच अदर्स लाइफ, कोई एनकरेजमेंट नहीं है, कोई एम्पथेटिक जो सहानुभूति हम कहते हैं ना, वो सहानुभूति भी अब ख़त्म हो गई है। तो सिचुएशन से निकलना पसंद करते हैं, हाँ, हट जाना पसंद एस्केपिज्म, करते हैं। हाँ, वो उनका डिफेंस है। अभी क्या सिनेरियो है घर पे? अभी सिनेरियो ये है कि क्योंकि हम दोनों अर्निंग हैं, दोनों बहनें, तो हमको तो ऑफिस के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। तो और पेरेंट्स दोनों रिटायर्ड हैं, मम्मी भी रिटायर्ड है, पापा भी रिटायर्ड हैं। मम्मी तो वर्किंग थी? यस, शी वाज अ स्कूल टीचर ओह, एंड सरप्राइजिंगली इट नेवर हैपेंड इन द स्कूल। वो बेस्ट टीचर रह चुकी हैं। ओके, देन यू नीड टू डिस्क्राइब मी हाउ, लाइक इफ़ इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, फिर उन्होंने ऐसे सिलेक्शंस किस बेसिस पे किया है, और कि बच्चों को नहीं डांटना है या जॉब में नहीं करना है, एंड देन जो भी मैं आपसे समझ पाया हूँ कि दैट यू वर टारगेटेड, एंड मोस्टली यू वर टारगेटेड, नॉट योर सिस्टर। इवन आपके फादर को लेकर के भी थोड़ा कम रहा है, बट आप टारगेट रहे हो, एंड बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं स्कूल में। तो हाउ, लाइक कैन यू डिस्क्राइब दिस, व्हाई, द रीज़न? व्हाट आई फील, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मम्मी के 4 सिबलिंग्स हैं, ठीक है। उसमें से एक जो है उनके साथ मम्मी का थोड़ा ऐसा था कि कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप रहा है। दोनों बहनें हैं, एक दिखने में मतलब ठीक ठाक है, या उसने उतना क्रिटिसिज्म नहीं झेला लाइफ में, मम्मी ने झेला हुआ है क्योंकि शी वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली। इसकी वजह से मम्मी को जो वैलिडेशन चाहिए था वो नहीं मिला, और बिकॉज माई मदर वॉज वर्किंग एंड माई आंट वॉज नॉट, जिसकी वजह से मैंने अपनी मासी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। सो शी ऑलवेज फेल्ट कि मेरी वजह से पापा और मासी की फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, एंड इसीलिए शी हेटेड मी मोर। बट अगेन देन कैन आई से कि सोचने समझने की शक्ति होती है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में, मैनिपुलेशन करने की शक्ति होती बहुत है? ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा। so they can also plan and target and manipulate to do certain things. See, when a person is insecure, okay, they will do everything in their control to make sure कि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे। उनकी हर चीज़ पे कंडीशन होता है, राइट। जैसे मुझे याद है, तू मैथ्स के 4 सम्स सॉल्व कर ले, फिर मैं तेरे को आज ये शो देखने दूंगी। ये हर पेरेंट करता होगा अपने बच्चों के साथ, हर पेरेंट, हमारे जो हम मिलेनियल्स हैं उनके साथ तो होता ही था। बट इसको इस लेवल तक ले जाना कि आई विल नॉट टॉक टू यू, या तू मुझसे बात मत कर क्योंकि तूने मुझे ये कहा,
तूने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, या तूने ये कह दिया कि अरे मौसी आज अच्छी लग रही थी, या बुआ आज अच्छी लग रही थी, या ताई जी अच्छी लग रही थी, या उनकी साइड ले लिया, उनकी तरफ से लॉजिकली कुछ आपने बोल दिया, इसकी वजह से यू विल बी पनिश्ड। तो ऐसा था। सो ऑल आई वांट टू से इज़ कि जब आप किसी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक की बात करते हो तो उनमें वैलिडेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे रिकग्नाइज़ करो, और जब वो वैलिडेशन नहीं मिलता नहीं मिलता है तो दे रिटेलिएट इन अब्रेसिव मैनर, बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही अब्रप्ट तरीके से वो बिहेव करते हैं। हाउ कैन यू से समथिंग कि किसी घर में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, व्हाट द नंबर वन, हाउ कैन दैट पर्सन फिगर आउट कि ये बंदा या बंदी स्किज़ोफ्रेनिक हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट कैन बी डन आफ्टर दैट? जैसे मैंने कहा कि डेल्यूजन्स होते हैं उनको। जब इंद्र कुमार गुजराल की डेथ हुई थी तब मेरी मम्मी को ऐसा हेलुसिनेशन हुआ था कि इंद्र कुमार गुजराल इज़ टॉकिंग टू हर। ओके, ठीक है। ऐसे कोई अगर आपको इंस्टेंस बताए कि मैंने ये देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे है ओके, है ना, वो एक हेलुसिनेशन हो गया। डिल्यूजन बिहेवियर, पता ही नहीं है, कुछ आप सोच ही रहे हो, चलते ही जा रहा है सोच। एक पर्टिकुलर मोमेंट मुझे याद है जहाँ पे मेरी मम्मी एक पापा का ऑफिस बैग था, उसको ये सोच करके बात कर रही थी कि वो वहाँ पे पापा खड़े हैं, पापा खड़े हैं, पापा बात कर रहे हैं। पापा नहीं थे, सिर्फ बैग पापा था नहीं वहाँ था, पे, सिर्फ हैंड बैग था पापा का, उनको ऑफिस दिख बैग रहा था था कि पापा हैं। और पापा है। ऐसी कुछ चीज़ें हमको दिखाई दी। तीसरा, एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर सेक्ट जो हो सकता है, कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, ऐसे अगर है तो वहाँ का लव एंड हेट हो सकता है कि मतलब उनके लिए, जैसे मैं अगर अपने केस में बताऊँ तो पंजाबी लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सही होते हैं, ठीक है। मम्मी कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीबडी, कोई चोर भी अगर सपोज उस जगह से होगा तो उस पर वो ट्रस्ट कर लेंगी, पर अगर कोई बहुत अच्छा इंसान कहीं और का होगा तो उसको नहीं मानेंगी। इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा बायसनेस होता है। बायस्ड रहना। आई मूवमेंट से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सॉरी आई मूवमेंट से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उनकी जो प्यूपल्स होती हैं आँखों के, जो हम क्या बोलते हैं उनको, ब्लैक कलर की जो रेटिना और वाइट जो है, उस पार्ट वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तब होता है जब आपके ब्रेन में एक नेगेटिव इमोशन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, नेगेटिव केमिकल की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। एंग्जाइटी तो नहीं कह सकते, बट पैसिव अग्रेसिवनेस आ जाता है उनमें। डिप्रेशन में भी जाते हैं ऐसे पेशेंट? डिप्रेशन में ही, डिप्रेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओह, इट्स फर्स्ट स्टेप, ओके। या इट मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट पार्ट इज डिप्रेशन, ओके, ठीक है। या उसके वो बाद ये पहले जो आपने डायग्नोसिस डिप्रेशन से होता होते हैं, है, ओके, ठीक है, और फिर एंड देन धीरे यू धीरे, डिल्यूजन एंड वो सब हाँ, सिम्टम्स सब फिर बता रहे, जब फिर ये आप सब टेस्ट स्टार्ट होता करवाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये अलग ही ये है। अच्छा, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। है। जस्ट मेडिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल क्लिनिकल डायग्नोसिस से पता चलता है। ज़रूरी है, और हम क्या करते हैं, एलिमिनेटेड टेस्ट करते हैं, मतलब हाँ, ब्रेन में अगर इम्बैलेंस है तो किस वजह से है। ओके, इज़ इट बिकॉज ऑफ अ ट्यूमर, इज़ इट बिकॉज ऑफ कैंसर, इज़ इट बिकॉज ऑफ MRI और एनीथिंग, मतलब MRI करके ये सारी चीज़ें पता चल सकती है, ताकि जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोटर सेंसेशन, बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं, वो एलिमिनेट करते हैं। अगर उनमें से कुछ नहीं है, ट्यूमर नहीं है, आपका BP इशू नहीं है, एंग्जाइटी लेवल्स नहीं है, तब पता चलता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर है या स्किज़ोफ्रेनिया है। सो देयर इज़ नो प्रॉपर टेस्ट ऑल्सो टू से कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है या स्किज़ोफ्रेनिया है। तो आपकी मदर डायग्नोसिस हुआ उनका? उनका डायग्नोसिस हुआ है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है? फिर जब एक बार डायग्नोज हो गया, पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, एंड साइकेट्रिस्ट के साथ साथ आपको साइकोथेरेपी के लिए भी जाना पड़ेगा, जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। काउंसलिंग थेरेपीज़ होती है, एक थेरेपी होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो थेरेपी आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ करवा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द केस। अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज है तो शायद CBT से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मेडिसिन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है,
बट एकदम वो पैरानोया लेवल पे है, बहुत ही एडवांस लेवल पे है, तब ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली चलती रहेगी टिल योर लाइफ टाइम। आपकी मॉम को चल रहा है? मेरी मम्मी की थेरेपीज़ नहीं चल रही, बट मम्मी मेडिसिन पे है ओके, वो हेल्प किया? काफ़ी। ओके, अभी भी मेडिसिन ले रही हैं? अभी उनका ऐसे आउटबर्स्ट या ऐसे डिल्यूजन या इस तरह के आउटबर्स्ट होते हैं पर वायलेंस नहीं है अब। और वायलेंस अगर होता भी तो सामान पे होता है, तो हम सेफ हैं, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कुछ फेंक रहे हो, कर रहे हो, बट दैट इज़ अ वेरी मिनिमम लेवल ऑफ बिहेवियर दैट आई वुड एक्सपेक्ट। जो मैंने देखा बचपन में, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है ये। डू यू हेट योर मदर? डू यू हेट योर मदर? नो, आई डोंट, नॉट एनी मोर, डोंट हेट। Why is it like now you know what is the issue? यस You understood. यस, वो इशू का ना एक्नॉलेजमेंट आ गया कि हम अब समझ में आया। सी एज यू आर ग्रोइंग, आप जब रिसर्च करते हो, चीज़ें पढ़ते हो, तब आपको समझ में आता है कि वो इंसान जानबूझ के नहीं कर रहा है, उससे हो रही है चीज़ें, उसको खुद को रियलाइज़ नहीं हो रही है चीज़ें। तो आप ऐसे इंसान को क्या आप बोल सकते हो, क्या कर सकते हो? अब छोटा बच्चा है, वो फ़ोन पटक के फेंक रहा है, आप उसको मारोगे थोड़ी। तो पॉसिबल है फिर भी रहना स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के साथ? इज इट पॉसिबल? यस, बट यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग। ओके, एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन्स और स्टार्ट टेकिंग दिस थेरेपी थेरेपी। दोनों साइमल्टेनियस होना चाहिए, बट मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेडिसिन है ना, वो केमिकल इम्बैलेंस को कंट्रोल करती है, वो आपको प्रॉपर स्लीप पे डालती है। एक आपकी नींद बहुत ज़रूरी है जब स्किज़ोफ्रेनिया की बात होती है या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की बात होती है। आपकी नींद होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादातर मेरी मम्मी को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि मेरी मम्मी सोती थी बहुत, ठीक है, आफ्टर मेडिसिन ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेडिसिन ऐसी ना जो आपके पूरे सिस्टम को स्लो डाउन कर देती, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, एंग्शियस और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं बिफोर मेडिकेशन, बिफोर डायग्नोसिस, प्री डायग्नोसिस स्टेज में। ड्यूरिंग डायग्नोसिस एंड पोस्ट डायग्नोसिस में यही है कि जब आप मेडिसिन खा लेते हो, आप रिलैक्स होना शुरू कर देते हो, आपका ब्रेन का एक पोर्शन थोड़ा सा नम हो जाता है, ताकि आप वो सारे नेगेटिव इमोशंस को, सेंसेशंस को फील करना बंद कर दो। एक टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं जी। सो जैसा मुझे समझ में आ रहा है, स्किज़ोफ्रेनिक अगर है किसी को तो द पर्सन कैन प्रिटेंड ऑल्सो। मतलब उसका एक फेज़ होता है जहाँ पे वो ठीक रहता है। जैसे मान लेट्स से एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की शादी होने वाली है किसी से, एंड उस वक्त मोमेंट पे पता नहीं चला, अगर लेट्स अज्यूम कि अगर वो दुल्हन है तो दूल्हे को पता नहीं चला कि ये स्किज़ोफ्रेनिक। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स वाले भी शायद नहीं बताएंगे या नहीं डिस्क्लोज नहीं किया, शादी हो गई एंड देन बाद में पता चला कि ये तो स्किज़ोफ्रेनिक है या उसके सिम्टम्स हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट कि इज़ इट वर्थ लिविंग विद दैट पर्सन whole life and dealing with it, or do you suggest कि just quit? That completely depends on the person. How much do you love that person? मैं नहीं बोल सकती कि आपको डिवोर्स लेना ही चाहिए या आपको डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। Okay, let's two scenarios देते हैं यहाँ पे। The person loves that girl, love marriage हुआ है, somehow उसको पता नहीं चला, एक पहला सिनेरियो है। नंबर 2, जस्ट एन अरेंज मैरिज, इज नो इमोशनल अटैचमेंट। दोनों सिनेरियोज में आपके क्या आंसर होंगे? मेरे दोनों सिनेरियो में सेम ही आंसर होगा। देखो, अगर लव मैरिज है और उसको पता नहीं चला, उसके बिहेवियर में ऑब्वियसली ऑनसेट कुछ ना कुछ तो दिखा होगा कि ये इस बात पे क्यों इरिटेट हो जाती है ना। मे बी टॉक टू हर, मे बी मेक हर रियलाइज, या और आजकल स्किज़ोफ्रेनिया तो अब कॉमन हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग को आज भी नहीं पता होगा बिफोर दिस पॉडकास्ट कि ये है क्या बीमारी। तो आई स्टिल से कि जब तक आपको लगता है कि आप एक रिलेशनशिप चला सकते हो, आप चलाओगे। जिस दिन आपको लगता है कि आपकी बस हो गई एंड यू कैन टेक इट एनी मोर, जस्ट लीव। कोशिश करनी चाहिए 100%। कोशिश करनी चाहिए 100%। वो भी सब्जेक्टिव है राहुल। आई कांट पुट अप फिंगर एंड से कि आपको ये चीज़ करनी है, अगर फिर भी नहीं हुआ तब जा कर के आप डिवोर्स लो, ऐसा कुछ नहीं है।
देयर इज नथिंग, इट्स अ वेरी ग्रे थिंग टू आंसर। या बट कोशिश कैसे करें जब कुछ होप तो होनी चाहिए ना। आप कह रहे हो कि ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेगा, यही चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। सी अगर वो मेडिसिन खा रहे हैं अपना, ठीक है, बट यू हैव टू एंश्योर कि वो मेडिसिन आपके सामने खा रहे हैं, वो मेडिसिन खा रहे हैं एंड उनको कभी भी वो सोशली ना अपने आप को पीछे लेंगे, वो कभी सोशलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आपको ये करना है कि थोड़ा बहुत सोशलाइज उनको करवाओ, कि जब वो 10 लोगों से बात करेंगे ना, उनका माइंड अलग अलग जगह पे घूमेगा, वो एक जगह पे क्लटर्ड और नेगेटिव नहीं रहेगा। अगर वो चीज़ स्किज़ोफ्रेनिक पार्टनर भी कर रहा है, तब मतलब है कि वो शादी चले, कहीं ना कहीं देर इज़ अ होप फॉर दैट। बट इफ़ इट इज़ बिकमिंग अनबेरेबल, देन देर इज़ नो पॉइंट। Any other way of dealing with this other than medicine, like in spirituality or in other ओके, देयर इज़ अ फैक्ट ओवर हियर। एक स्टडी हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे ये देखा गया कि 85% ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया हैव रिलीजियस टेंडेंसीज। रिलीजियस टेंडेंसीज मतलब उसमें से कुछ 30 से 40% लोग हाइपर एक्टिव थे रिलीजियस कम्युनिटी वर्क में, ठीक है, जैसे लोग शिविर लगाते हैं, भंडारा लगाते हैं, ये सारी चीज़ों में। बाकी के जो परसेंट है 10 एंड 20%, वो इंडिविजुअली स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनमें एक सुप्रीम पावर है टू हेल्प अदर्स। अब अगर आप कभी विपश्यना गए हो, आपने अगर या विपश्यना की वेबसाइट पे भी जाओगे, यू विल सी देयर इज़ अ डिस्क्लेमर बिलो कि स्किज़ोफ्रेनिक्स डिप्रेशन पेशेंट्स आर नॉट अलाउड टू मेडिटेट। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो, आप पूरे चक्रास को डील कर रहे हो, क्राउन चक्रा से लेकर के हमारा जो रूट चक्रा है वहाँ तक, है ना। आपके सारे चक्रास एक्टिव है, बट आपका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा इनएक्टिव है या ब्लॉक्ड है, स्पेशली क्राउन चक्रा। क्योंकि अगर आप मेंटल डिसऑर्डर से डील करें तो स्पिरिचुअली स्पीकिंग आपका क्राउन चक्रा इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हाँ, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि बाकी सब तो फंक्शन कर रहा है बट हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो जिस चीज़ के लिए आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रहे हो वो तो कभी होने ही नहीं वाली है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि जो हमारे लोग हैं, ठीक है, जो इस तरीके के लोग हैं, उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दे स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स। तो वो लोग एक वो तरीके के डिल्यूजन में आ जाते हैं कि हमारी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है, हमने जो बोला था वही हुआ, राइट। तो ऐसी सब चीज़ों में वो ज़्यादा चले जाते हैं। जब वो बुक्स पढ़ते हैं, जैसे या कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ते, तो उसकी जो चीज़ें हैं ना वो उनको इम्पैक्ट करने लगती है। एक सिचुएशन मुझे याद है जहाँ पे कुछ लिखा गया था और मम्मी ने एक भगवान जी की फ्रेम थी, उस पर कैंडल्स जला करके वैक्स उन्होंने डाल दिया था, बिकॉज उनको लग रहा था कि वो भगवान जी की जो फ़ोटो वो उनको डरा रहे हैं, मम्मी को डरा रहे हैं। मम्मी को डरा रहे हैं। ओके। इसीलिए उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ज़्यादा नहीं जाने देते। अब आपके घर में पूजा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेवर। खुद को कुछ मानते हैं, वो पावर मानते हैं या खुद को कुछ मेरी मम्मी एक टाइम पे खुद को मानती थी क्या पावर। मानती थी? वो अपने आप को कहती थी कि मैं काली का रूप हूँ। ओके। हाँ, अब शायद बहुत सारे लोगों को हंसी भी आती थी उस बात पे, और मेरी मम्मी ये आउटराइट सारे रिश्तेदारों के सामने कह देती थी। उनके लिए ये एक बहुत अम्यूज़मेंट की बात थी, मजाक की बात थी, यू नो, क्योंकि वो लॉजिकली उसको कहीं पे भी प्लेस नहीं कर पा रहे थे, और मम्मी के लिए वो परम सत्य था। तो वो काली का रूप सिर्फ वर्बली बोलती थी या कुछ इस तरह की हरकतें भी करती थी जो नहीं, शो वो सिर्फ मानती थी, वो मानती थी? शो नहीं करती थी। मतलब जैसे देवी आना ये सब, वो सब नहीं होता था उनके साथ। अच्छा, ये जो देवी आता है गांव वगैरह में अक्सर हमने देखा है, सुना है, इज इट ऑल्सो सम पार्ट रिलेटेड? इट नो, इज़ नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर। सी आई बिलोंग टू अ प्लेस जहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी मानी जाती हैं। तो उधर अगर मैं कहूँ तो ये सारी चीज़ें एक
है, डिवाइन कनेक्शन है उस जगह का, बट उसका आपकी कुंडली से भी काफ़ी लेना देना है। तो अगर आपके ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे आप सब चीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, तो आप में ये ईश्वर का जागृत होना हो सकता है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को, अगर कहीं शायद किसी फैमिली में कोई स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट ही हो, तो ना तो उस फैमिली को पता है ना उस पेशेंट को पता है ये है क्या। एंड जब पता आपको नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली यू डोंट नो हाउ टू डील विथ इट, और चीज़ें और ख़राब ही होती चली जाती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन, तो वो होना ज़रूरी है। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं कि आपके पिताजी और माँ का रिलेशन अभी कैसा है? अब ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया उनमें भी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। तो हमारी, जैसे कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी भी है पापा के साथ कि जिस दिन सपोज़ मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो उस दिन पापा घर पे रहेंगे मम्मी के साथ और चीज़ें देख लेंगे, और या फिर मैं जब हूँ पापा को कहीं ब्रेक चाहिए तो वैसे, तो हम लोग टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहते हैं उस चीज़ से। पर घर में कोई ना कोई रहना चाहिए। घर में कोई ना कोई रहना चाहिए, क्योंकि रात को मम्मी को हम अकेले नहीं छोड़ सकते और वो रह भी नहीं सकती, रात को डरती हैं। इज़ इट ऑल्सो सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? आई वुडेंट से कि रात को डरना इज़ अ सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, बट इट इज़ रिस्की, क्योंकि देयर हैव बिन सिचुएशंस जहाँ पे मम्मी ने रात को घर छोड़ करके वो चली भी गई हैं ओके। डर की वजह से कि मुझे यहाँ पे कोई मारने आ रहा है। तो ओके। इस वजह से हम Hallucinations जो हेलुसिनेशंस की वजह से इसीलिए हम रहते हैं घर में। सुसाइडल सिम्टम्स भी होते हैं क्या? सुसाइडल सिम्टम्स भी होते हैं, बट दे आर सुसाइड अटेम्प्टिंग सिम्टम्स एंड नॉट सुसाइडल सिम्टम्स, बट अटेम्प्ट गॉन रॉन्ग कैन बी अ सुसाइड। ओके, या ऑफ कोर्स। यस, तो वैसा है। अटेंशन सीकिंग भी होता है उनमें एक एलिमेंट। सुसाइडल अटेम्प्ट इज अ पार्ट ऑफ इट। ओके, सो what like, are you at peace with your mother right now? यस, आई एम। All sorted with you and your mother? या ऑफ कोर्स। Okay. Wow. So any message you want to give to people कि जो अगर घर में स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, आप कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? हाउ टू अप्रोच, हाउ टू प्रोसीड, सी, फर्स्ट आपको डूज ना, एंड डोंट्स? yes, so first acknowledge that these people are suffering from a disease, एक मेंटल डिजीज है, और आप एक्नॉलेज करो उस चीज़ को, मान लो कि हाँ बीमार हैं। अब उस बीमारी में आपको मेंटली प्रिपेयर्ड ये होना पड़ेगा कि आपको सोसाइटी, फैमिली आपकी बात नहीं समझेगी, क्योंकि आप जो आपका सच जी रहे हो उनके लिए वो मजाक हो सकता है, या उनके लिए सुपर नॉर्मल चीज़ हो सकती है, अब नॉर्मल चीज़ हो सकती है, राइट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम, आपको उनके का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट बी विद द पर्सन। वो कुछ भी बोले इलॉजिकल, उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लॉजिक में फिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट हर से और लेट हिम से वॉट एवर दे वॉन्ट टू से, जो कहना है कहने दो। तीसरा, नेवर एवर मेक फन ऑफ योर फैमिली मेम्बर हु सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर आउट इन पब्लिक। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जब वो बोलते हैं अरे यार यू नो ऐसा हो गया, ये तो ऐसे बोलती वैसे बोलती। आप उसको इंटरनली अपने, हाँ बहुत फ़नी सिचुएशंस भी होती हैं घर में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इस बारे में बाहर बोलो, क्योंकि बाहर वाले ज़रूर आपके घर में आके ये बात बोलेंगे कि अरे हमें तो आपकी बेटी ने ये बताया था कि आपने ऐसा किया था। फॉर दैट पर्सन इट इज़ एम्बैरेसिंग, जो पेशेंट है, और साथ ही साथ उसको जो ट्रस्ट होना चाहिए आप पे, वो ट्रस्ट कभी नहीं आएगा, और उसी में वो वॉलेटाइल बनेगा और पैरानॉइड होएगा और सस्पिशियस होगा, और आप ही का जीना बहुत मुश्किल कर देगा वो इंसान उस घर में रहते रहते। क्योंकि कुछ वीक पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फ्रेंड्स को बताया, सब उसको रैशनलाइज करने लगे, क्योंकि उनको भी वो नहीं समझ में आ रहा था, राइट। वी वर ऑल इन दैट सोल्यूशन फाइंडिंग स्पेस, बट कुछ अपने घर में विभीषण ऐसे होते हैं जो ज़रूर रावण को बचाने की कोशिश करेंगे, राइट। वो ये नहीं करेंगे कि दे सपोर्टिंग राम, दे सपोर्ट रावण। वो लोग वही करेंगे कि अरे इसकी वजह से इस चीज़ में झगड़ा हो रहा है तो हम ये बोलेंगे। अपनी इस चीज़ को वीकनेस मत बनाना। यू वांट टू डिस्कस इट,
डिस्कस इट, या बेस्ट राइट अबाउट इट, लिख लो. डू नॉट बर्डन योर पार्टनर ऑल्सो. अगर आप किसी शादी में हो या आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका पेरेंट है, जैसे अगर मेरा पार्टनर है और मेरी मम्मी स्किज़ोफ्रेनिक है, आई विल नॉट एक्सपेक्ट माई पार्टनर टू सॉर्ट आउट माई मदर इश्यूज़, क्योंकि वो उसने ना बचपन से वो चीज़ देखी है ना, उसको समझ में भी आएगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है, राइट. वो सिर्फ थर्ड पार्टी व्यू सुन रहा है कि वो मेरी बात सुन रहा है, और वो जो देख रहा है वो शायद अलग होगा. तो इस मामले में आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि लेट दैट पर्सन बी योर स्ट्रेंथ. उसको सिर्फ इतना बोल दो, आई विल सॉर्ट आउट जो मेरे घर में हो रहा है, बस तुम मुझे इमोशनली अगर मैं डाउन हो जाऊँ तो मुझे वो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देते रहो, मैं सब देख लूँगी या मैं सब देख लूँगा. आपको आपके पार्टनर, स्पेशली लड़कियाँ जिनके क्योंकि उनको हैंडल ज़्यादा करना पड़ता है ना, तो वहाँ पे आपको ये सपोर्ट सिस्टम बन के रहना ज़रूरी है. एंड सीक मेडिकल हेल्प. ऑफ कोर्स सीक मेडिकल हेल्प, क्योंकि ये तो अनस्पोकन मतलब ऑब्वियस है ये चीज़ कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना ही चाहिए. एंड ऑलवेज अप्रोच अ साइकेट्रिस्ट जिसका मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर या ऐसी किसी चीज़ों में लेकर के एक्सपर्टीज़ हो. जस्ट गो ऑन गूगल, यू विल फाइंड आउट. इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. नेवर पुश योर मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट टू, तुम हर चीज़ का आंसर मेडिटेशन नहीं होता है, अंडरस्टैंड दिस. वो इंसान उस जोन में ही नहीं है कि वो मेडिटेट करे. जो इंसान बेड से उठ करके नहाने में दिक्कत कर रहा है अपने लिए, वो क्या मेडिटेट करेगा. और उनको मेडिटेशन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आंख बंद करके जो विजुअलाइज होगा, यू आर Negative ही एक्चुअली अनलीशिंग अ डीमन. आप एक और प्रॉब्लम क्रिएट करो अपने लिए, उनके लिए भी नहीं. Meditation actually magnifies what is inside. What is inside you, exactly. So it's not a good thing always. Hmm. So is there any hope? I mean, hopes are there. Hopes are People there. shouldn't give up. People should not give up. The only key to this issue is patience. आपका पेशेंस और आप कितने पॉजिटिव रह सकते हो. सी मेरे साथ या मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी कुछ हुआ, ठीक है, लेट्स से मारा पीटा गया या जो भी है, बिकॉज शी वॉज माई मदर, मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई मैं शायद एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं ले पाई या उनको कम्प्लीटली डिटैच नहीं कर पाई. बट हाँ, आपको झूठ बोलने में भी शर्म नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके फ़ायदे की बात है. आप ऐसा झूठ बोलो जिससे वो रिलैक्स रहे और बाकी चीज़ें भी स्मूथली हैंडल हो जाए. और आपको अगर उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़े साइकेट्रिक वार्ड में, डू नॉट हेजिटेट. चाहे उसके लिए मैनिपुलेट क्यों ना करना पड़े, शायद आपको मैनिपुलेट भी करना पड़े, कर लीजिए, उनके भले के लिए है. उनके भले के लिए. आई रिमेंबर जब मैंने अपनी मम्मी को एडमिट करवाया था, मैंने झूठ बोला था कि पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनको हॉस्पिटल ले जाना है. ओके. तो जब मैं उनको लेके गई तब जैसी वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, अब इंट्यूशन, क्योंकि मेंटली आप शार्प भी होते, स्पिरिचुअली पैरानॉइड, स्किज़ोफ्रेनिक्स, ऑटिज्म पेशेंट्स, ADHD वालों को हम एंजेलिक भी मानते हैं, Okay. क्योंकि उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है. दे आर मोर कनेक्टेड टू हायर EM. बट साइकोलॉजिकली इट इज़ डिस्टर्बिंग, साइकेट्रिकली इट इज़ डिस्टर्बिंग. तो मम्मी को जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ा रही थी ऊपर, तो उन्होंने मुझे सीधा कहा, तू मुझे एडमिट करवाने आई है ना, पापा का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है ना. एंड आई हैड नो वर्ड्स, मैं कुछ नहीं बोल पाई उनको. और वो अग्री हुई एडमिट होने के लिए, क्योंकि उनको जिस हिसाब से पकड़ के लेके गए ना, Okay. वो डिसअग्री कर ही नहीं सकती थी. मतलब फिजिकल फोर्स की ज़रूरत थी, बट फिर भी बट ये करना पड़े तो कीजिए. हाँ, करना पड़े तो कीजिए. आपको डर लगेगा, आप अपने आप को, मैं खुद 7 दिन गिल्ट में थी कि मैंने अपनी मम्मी को झूठ बोल के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, ये सारी चीज़ें की हैं. बट अगर आप नहीं करोगे तो वो इंसान और अपने आप को बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. तो इट्स बेटर कि आप उनके लिए ही कुछ करो. ये झूठ नहीं है, यू आर डूइंग अ सोशल सर्विस.
Okay. Right. That's it. Thanks for sharing this. It's My a very pleasure, Rahul. bold step to step up and talk about these things, your personal matter. बट बात करनी ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा लोग तो मिस्टेक्स बहुत करते हैं लोग. बट आई होप इस पॉडकास्ट के बाद लोग समझेंगे इस I चीज़ को hope. और जज नहीं करेंगे बिल्कुल. और सही स्टेप्स लेंगे. थैंक यू सो मच. You're welcome.